अब आ जाते हैं लीज मॉडिफिकेशन ऑफ लेजी। इसके अंदर बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि कब कौन सा क्या रेट यूज करना है, तो मैं आपके लिए गोल्डन रूल बना के लाया हूँ। गोल्डन रूल को आप अप्लाई करेंगे और अपने देखना सारे क्वेश्चन झट होंगे। तो गोल्डन रूल पहला कहता है कि स्टेप वन आपको क्या लगाना है, आपको हमेशा देखना है कि क्या कोई रिडक्शन हुई है या नहीं है। अगर कोई भी रिडक्शन हुई है तो गेन और लॉस बुक करो, और ये आपको ओल्ड रेट पे कैलकुलेट करना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप जरा कॉमन सेंस लगा के सोचो। आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर की कोई जगह है, तो जिसपे आपका अधिकार है, आपने कुछ चेंजेस कर दिए उस अधिकार के जिस जो एग्रीमेंट आपको वो राइट देता है, आपने उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दिए, तो ऑब्वियसली आपके अधिकार की लागत में भी बदलाव आ जाएगा ना। कल को आप आपने लीज रेंटल बदल दिया, तो जो राइट आप पहले 1 लाख का दिखाते थे, हो सकता है वो 1 लाख का ना रह गया हो, अब उसके अंदर बदलाव आ गया हो। लेकिन बदलाव आने से पहले आपने वो 1000 स्क्वायर मीटर से 200 मीटर का त्याग कर दिया था, राइट का आपने छोड़ दिया 200 मीटर। तो जो आप चेंज करोगे वो अपनी 800 मीटर की कॉस्ट में करोगे ना, तो पहले 200 मीटर आपको हटाने पड़ेंगे। 200 मीटर जब आप हटाओगे तो आप 1000 मीटर की ओरिजिनल कॉस्ट से हटाओगे, रेदर देन रिवाइज कॉस्ट से, क्योंकि कैरी तो आप वही करते आ रहे थे। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास ये प्लॉट है, अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ये 1 लाख रुपए का कैलकुलेटर है, कुछ बदलाव ऐसे हुए कि आज की डेट में मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने पड़ गए। अब ये कैलकुलेटर 1 लाख का ना रह के 1,20,000 का हो गया, 20% से इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। लेकिन इसका आधा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, इसको यहां से मैंने छोड़ दिया है। अगर मैं इसको इतना तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, तो मैं क्या बोलूं, क्या मैंने 1,20,000 का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, या पहले ये बोलूं कि जो 1 लाख की ओरिजिनल वैल्यू थी उसका इतना हिस्सा मैंने छोड़ दिया, और उसको छोड़ने पे मेरे को ये बेनिफिट हुआ, तो नेट मेरा गेन और लॉस उतना हो गया। फिर जो बैलेंस मेरे पे हिस्सा बचा हुआ आया, मैंने उसको 20% से बढ़ा दिया। दिस इज द रियल वैल्यूएशन ना। ये थोड़ा ना करूंगा पहले बढ़ा दूंगा फिर कहूंगा छोड़ दूंगा। अगर आप ये कह रहे हो, जो लोग ये वाला वोट दे रहे हैं कि हम लोग पहले बढ़ाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो फिर आप कॉस्टिंग गलत निकालते हो। फिर मुझे एक बात बताओ, आपने ये कैलकुलेटर 1 लाख रुपए पे कैरी कर रखा था, आज आप इस कैलकुलेटर को इसका एक पार्ट बेचना चाह रहे हो, तो उस 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। आप तो ये बोलना चाह रहे हो कि जो इसकी आज फेयर वैल्यू है वही मेरी कॉस्ट है, फिर तो आप ये बोलना चाह रहे हो, तो विच इज रॉन्ग। तो सबसे पहले आपको ओल्ड वैल्यू पे उसको हटाना होगा, स्टेप नंबर 1। फिर जब आप हटा दोगे, फिर आप उसको रीमेजर करोगे लीज लाइबिलिटी को नए रेट पे। कब करोगे, अगर कोई सेपरेट लीज नहीं बन रही। अगर सेपरेट लीज बन रही होगी तब तो आपको ये कुछ भी नहीं करना, तब तो जो भी नई लीज होगी उसको आप ऊपर वाली जो अभी मैंने अकाउंटिंग पढ़ी वो लगा दोगे। तो अगर कोई सेपरेट लीज नहीं बन रही तो ही आप ये काम करोगे। अच्छा, नए रेट पे करोगे या फिर ओल्ड रेट पे करोगे। ओल्ड रेट पे सिर्फ आपको तब करना है अगर चेंजेस आए हैं आरजीवी, रेजिडुअल गारंटी वैल्यू, वेरिएबल लीज पेमेंट या इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट। अगर इन तीनों के अलावा किसी और वजह से चेंज आया है तो आप हमेशा नया रेट लगाओगे। अगर इन तीनों में कोई चेंज आया है, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में चेंज आया है, तो आप हमेशा ओल्ड रेट लगाओगे। अगर सर किसी क्वेश्चन में इसकी वजह से भी चेंज हो प्लस कोई दूसरा फैक्टर भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल टर्म, या फॉर एग्जांपल आरजीवी की वजह से भी चेंज आया और परचेज ऑप्शन की वजह से भी चेंज आ गया, तो कौन सा रेट लगाएं, ओल्ड या न्यू। तो कभी भी दुविधा में फंस जाओ ओल्ड या न्यू, तो ऑलवेज न्यू रेट विल प्रिवेल। तो आप हमेशा न्यू रेट लगा करके उसको रीमेजर करोगे। सवालों की तहत समझते हैं, समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 79, पेज नंबर 62। अच्छा, लेजी एंटर इनटू अ 10-year लीज फॉर 6000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। द एनुअल लीज पेमेंट आर 1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो भाई उसने 6000 मीटर की एक लीज के अंदर एंटर करा है। एनुअल लीज पेमेंट 1 लाख रुपए की है जो हर साल के एंड में देना है। आईआरआर इन द लीज कैन नॉट बी रिडली डिटरमाइंड, तो उसने बोरिंग रेट को यूज करा एट कमेंसमेंट जो था 8%। एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, छठे साल की बिगिनिंग में, तो यानी कि वो भी 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल बचे थे, उन्होंने अग्री करा कि अमेंड कर देते हैं ओरिजिनल लीज को टू रिड्यूस द स्पेस टू ओनली 3000 स्क्वायर मीटर।
ऑफ द ओरिजिनल स्पेस, तो उन्होंने 6000 को घटा के 3000 कर दिया, तो देयर इज अ रिडक्शन। द एनुअल फिक्स लीज पेमेंट कितनी हो गई, अब 60,000 हो गई, और नया रेट कितना है, 6% का रेट दे रखा है, आपको आंसर करके बताना है। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 79। तो ओल्ड जो है आपका, ओल्ड एग्रीमेंट कहता था 6000 स्क्वायर मीटर है आपके पास, लीज पेमेंट 1 लाख की है, 10 साल का पीरियड था और 8% का रेट था। 6000 को घटा के आपने 3000 कर दिया न्यू एग्रीमेंट के तहत, जिसका 6% का रेट है। 1 लाख की लीज पेमेंट अब 60,000 की हो गई है, और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला स्टेप, ये जो मैंने गोल्डन रूल आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे। तो वैसे मॉडिफिकेशन क्या होती है, मॉडिफिकेशन को वैसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, अभी हम उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले चेक करो कि क्या कोई रिडक्शन इन स्कोप है। यस, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ स्कोप। 6000 स्क्वायर मीटर से 3000 स्क्वायर मीटर हो गया, ये रिडक्शन इन स्कोप है। तो अकाउंट, सबसे पहले उसको अकाउंट फॉर करो। इसको अकाउंट फॉर हमेशा कैसे करोगे, ओल्ड वैल्यूज ओल्ड रेट, एंड ओल्ड रेट पे आप करोगे। फिर उसके बाद रीमेजर करो न्यू रेट पे, और या ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट पे कब करोगे, आरजीबी या फिर उस पे। तो सबसे पहले रिडक्शन की अकाउंटिंग देख लेते हैं। तो मुझे जरा बताओ, आपका लीज लाइबिलिटी एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे क्या कितने की रही होगी। आपने करा होगा 1 लाख 10 सालों के लिए 8% पे, 1 लाख 8% पे 10 सालों के लिए 6,71,000। फिर इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 6,71,000 पे इंटरेस्ट, फिर इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग करते करते 5th ईयर के एंड में आपकी लीज लाइबिलिटी बची होगी 3,99,258 रुपए की आपकी लीज लाइबिलिटी बची होगी। आपका आरओयू कितने का बचा होगा, आरओयू भी इतने का ही दिखा होगा, 671 का। आपने इस 671 को डेप्रिशिएट करा होगा, सॉरी 671 को डेप्रिशिएट करा होगा 10 ईयर्स में, तो 67,100 का डेप्रिसिएशन 1 साल का आया होगा। 5 सालों का डेप्रिसिएशन कितना, 67,100 इंटू 5, 3,35,500। और आपके पास आरयू की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 3,35,500 की आपके पास आरयू की वैल्यू आ रही होगी, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करा तब। ठीक, अब इस 3,99,258 की जो वैल्यू है, ये 6000 मीटर की है। तो 399 डिवाइडेड बाय 6000 मीटर, 3000 मीटर आपने छोड़ दिया, तो बताओ कितनी लीज लाइबिलिटी कम हो गई। 3,99,258 डिवाइडेड बाय 2, 199,629 की लीज लाइबिलिटी डेबिट कर दी मैंने, कम हो गई। आरओयू कितने का आ रहा था हमारा, आरओयू आ रहा था 67,100 इंटू 5, 3,35,500। तो 3,35,500 6000 के लिए है, 3000 के लिए आपने कम कर दी, तो डिवाइडेड बाय 2, 1,67,750 से आपने अपना आरओयू भी छोड़ दिया, उतने की लीज लाइबिलिटी भी छोड़ दी। आपको गेन लॉस कितने का हो गया, 31,879 का आपको गेन लॉस हो गया। क्या इस गोल्डन रूल का कोई कॉन्सेप्ट है, यस, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पूरी क्लास लग जाती है कॉन्सेप्ट समझाने में। तो अभी तो हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ गोल्डन रूल के थ्रू बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अपना पहला काम कर दिया भाई, आपने रिडक्शन देगी, रिडक्शन का काम कर दिया। अब आप बढ़ोगे अगले काम पे, जो कि क्या है, रीमेजरमेंट। तो रीमेजरमेंट आप करोगे अगर ओल्ड न्यू रेट पे, ओल्ड रेट पे कब करोगे, आरजीबी, वीएलपी और सब्सटेंस, इन सब्सटेंस फिक्स के केस में। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो आप रीमेजरमेंट किस पे करोगे, न्यू रेट पे करोगे। नई लीज लाइबिलिटी कितनी, लीज पेमेंट क्या है, 60,000। बैलेंस लाइफ कितनी बची है, 5 साल, और 6% का रेट है। तो रिवाइज लीज लाइबिलिटी आ जाएगी 6%, 5 सालों के लिए 6% क्या है, न्यू रेट, और 60,000, 2,52,742। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद आपकी लीज लाइबिलिटी कितने की आ रही होगी, 3,99,258 माइनस 199,629, वो आ रही होगी 199,629 की है आपकी लीज लाइबिलिटी आ रही होगी। आपको करनी कितने की है, 2,52,742 की आपको करनी है। तो 53,113 से लीज लाइबिलिटी को बढ़ा दो और अपने आरओयू को भी बढ़ा दो। ठीक, आई होप आपको गोल्डन रूल की एप्लीकेबिलिटी समझ आई होगी। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 78। The company has entered into a lease agreement for its retail store on 1 अप्रैल 2001 for a period of 10 years.
The lease rental of 56,000 per annum is payable in arrears. The company recognized the lease liability of 3,51,613 at the inception using borrowing rate of 9.5% per annum. As per the term of the lease agreement, lease rental shall be adjusted after every 2 years to give effect of inflation. Inflation cost as notified by the income tax department shall be used to derive the lease payment. इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स तो था 280 था 1-2 में, 301 हो गया 3-4 में। करंट इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना है? 8% है। आपको एंट्रियां दिखानी है ईयर 3 की टू अकाउंट फॉर चेंज इन लीज। तो मुझे जरा बताओ, ओल्ड एग्रीमेंट जो 9.5 पे था, टर्म थी उसकी 10 साल की, लीज रेंटल थे 56,000 के, आपको इसको सीपीआई पे एडजस्ट करना होता है। क्या कोई न्यू एग्रीमेंट बना है? नहीं बना, तो यानी कि देयर इज नो चेंज ना। अच्छा, तो फिर लीज में चेंज क्यों आ रहा है? अगर कोई नया एग्रीमेंट ही नहीं बना तो रिडक्शन इन स्कोप भी वैसे भी नहीं हुआ होगा। अगर रिडक्शन इन स्कोप करना है तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो यानी कि पहला स्टेप आपका नो हो गया। इज देयर एनी रिडक्शन? नो। फिर क्या करना है? रीमेजर करना है लीज लायबिलिटी को। किस पे करना है? न्यू रेट पे। लेकिन अगर आरजीबी में चेंज की वजह से है तो ओल्ड रेट। क्या आरजीबी में कोई चेंज हुआ है? नहीं। वेरिएबल लीज पेमेंट में कोई चेंज हुआ है? यस जी, चेंज इन सीपीआई हो गया। तो आप क्या यूज करोगे? ओल्ड रेट। तो यहाँ पे आप रिडक्शन की अकाउंटिंग नहीं करोगे, सीधा रीमेजर करोगे। किस पे करोगे? ओल्ड रेट पे रीमेजर करोगे। तो मुझे जरा बताओ कि आपकी लाइबिलिटी कितने की थी? 56,280 के हिसाब से 301। अब आपके लीज रेंटल कितने के हो गए? 60,200 के हो गए। 60,200 आपके 10 साल तक बैलेंस 5 ईयर के, वो सॉरी 7 ईयर्स के लिए चलेंगे। डिस्काउंट फैक्टर देखो, ओल्ड रेट ही ले रखा है, 8% नहीं लिया, ये ओल्ड रेट ले रखा है। नया रेट क्या था? 8%। उससे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आपकी लीज लायबिलिटी कितनी आ गई? 3,27,127। ये आ गई रिवाइज रीमेजर्ड लीज लायबिलिटी। जब ये चेंज आया सीपीआई का, तब लीज लायबिलिटी कितने की थी? तब थी 3,04,000। कैसे निकाली? 351 उसने दे रखा था, 9.5% पे ब्याज और 56,000 का रेंट पेमेंट। क्योंकि सीपीआई चेंज से पहले तो आप 56,000 ही पे कर रहे होगे ना। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया? दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। फिर ये ओपनिंग, फिर ब्याज माइनस 56, ये आ गया क्लोजिंग। दिस इज क्लोजिंग लीज लायबिलिटी। जब सीपीआई की वजह से आपकी लीज के अंदर चेंज आ गया, तो इतने की लीज लायबिलिटी आपकी आ रही थी। सीपीआई के अंदर चेंज आया, आपने 56,000 को चेंज कर दिया। पहले 280 था, अब 301 हो गया, 60,200 बैलेंस पीरियड के लिए 60,200 का लीज रेंटल। ओल्ड रेट पे आपने लगाया 9.5%। वाई ओल्ड रेट? क्योंकि लीज एग्रीमेंट में या लीज के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो आपका वो वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से हो रहा है। सर अगर ये वेरिएबल लीज पेमेंट की जो चेंज है ये सीपीआई पे बेस्ड ना होता, ये किसी और फैक्टर के ऊपर बेस्ड होता, तो वो लीज पेमेंट आपकी कंसिडरेशन में ही ना आती, फिर यहाँ पे सवाल ही ना उठता। फिर जो चेंज होता आपको कुछ करना ही नहीं था। क्या पहले 1 लाख आ रहा था, 5 लाख आ गया, 5 लाख पीएनएल में, पहले 1 लाख भी पीएनएल के अंदर जा रहा था। वो बेस सीपीआई पे ही होगा, तभी यहाँ पर सवाल उठेगा, वरना ये सवाल ही नहीं उठेगा। ठीक। तो क्योंकि चेंज वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से हुआ था, तो हमने क्या रेट यूज करा? हमने ओल्ड रेट यूज करा। अगर वो ऐसा बोल देता इस सवाल के अंदर, आपके एग्जाम में आ गया कि जब हमने इनिशियल मेजर करी थी 351,613 की, तो आरजीबी हमने 50,000 ली थी। अब आरजीबी चेंज हो गई है, अब हमें लगता है कि शायद रेजिडुअल वैल्यू गारंटी 60,000 रुपीज की हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? तो आप रीमेजर करोगे लीज लायबिलिटी को। कैसे रीमेजर करोगे? आप लीज रेंटल लोगे 56,000 के, यहां पे आरजीबी के अंदर आप लोगे 60,000 और क्या यूज करोगे? ओल्ड रेट। फिर आपकी क्या आ जाएगी? लीज लायबिलिटी। ये एज इट इज, ये डब्बा एज इट इज ही रहेगा। फिर 3-4 माइनस दिस, जो भी डिफरेंशियल आएगा उसको आप रीमेजर कर दोगे। रीमेजर की एंट्री क्या करोगे? आरओयू टू लीज लायबिलिटी। तो डिफरेंस कितना आया? 22,854 और आपने उसकी एंट्री डाल दी आरओयू टू लीज लायबिलिटी। और क्वेश्चंस हम करके चलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके हम और क्वेश्चंस भी करके चलेंगे। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि आई विल जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74, Jacob Limited entered into a contract for lease of machinery with Jason Limited on 1 January 2018. The initial term of the lease is 6 years and the renewal option for the further 2 years. Annual payment of initial term एंड रिन्यूअल टर्म है 2,80,000 एंड 3.5 लाख। ठीक है, तो 2 सालों के लिए 3.5 है, बाकी 280 है।
annual lease payment will increase based on the annual increase in CPI at the end of the preceding year. For example, पेमेंट अगर 1 जनवरी को है तो CPI दिसंबर 18 का लिया जाएगा. जैकब लिमिटेड इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द लीज इंसेप्शन डेट एंड ऑन 1 जनवरी is 8% and 10% respectively. CPI at the lease commencement date on and on 1 January is 250 और 260. At lease commencement date, Jacob Limited did not think that it will be a viable option to renew the lease, but in the first quarter of 2021, Jacob Limited made some major changes in the retail store which increased the economic life by 5 years. Jacob Limited determined that it would only recover the cost of the improvement if it exercised the renewal option, creating a significant economic incentive. तो इसके अंदर दोनों चीजें आ गई. क्वेश्चन नंबर 74. ओल्ड एग्रीमेंट था आपका 8% पे, टर्म थी 6 सालों की प्लस 2 ईयर की, लीज पेमेंट थे 280 6 सालों के लिए, दूसरे 2 सालों के लिए 3.5. न्यू एग्रीमेंट कुछ बना नहीं, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो सुन लो. पहला जो चेंज आया है उसने कहा है कि अब मैं ये 2 सालों का एक्सटेंशन लूंगा, तो टर्म के अंदर आपका चेंज आ गया. दूसरा जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है आपका ये वाला ये रहा इसका सीपीआई का चेंज. तो यानी कि सीपीआई का चेंज आप कैसे मेजर करते हो? ओल्ड रेट पे. और टर्म का चेंज अदर देन सीपीआई आप कैसे मेजर करते हो? न्यू रेट पे. अब दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? न्यू रेट. तो ऑलवेज न्यू रेट विल प्रिवेल. तो पहला स्टेप गोल्डन रूल का, क्या कोई रिडक्शन है? कोई नया एग्रीमेंट ही नहीं है तो रिडक्शन कैसा? नो. तो सीधा स्टेप 2 पे आ जाओ. रीमेजर लीज लायबिलिटी यूजिंग न्यू रेट और ओल्ड रेट. ओल्ड रेट कब यूज करना है? जब आरजीवी का चेंज है. क्या आरजीवी का चेंज है? नो. क्या वेरिएबल लीज पेमेंट का चेंज है? यस, वेरिएबल लीज पेमेंट का चेंज है. इन सब्सटेंस का चेंज है? नो. क्या न्यू रेट पे अंदर भी कोई चेंज है? यस. अदर देन दीज एक टर्म में चेंज है. तो भाई दोनों ही यूज हो रहे हैं, बोथ आर एप्लीकेबल, तो न्यू रेट विल प्रिवेल. तो आप क्या करोगे? आप रीमेजर करोगे लीज लायबिलिटी को जनवरी 21 के अंदर, आप यानी कि 3 सालों के बाद. 3 सालों के बाद आपने कितना कितना रेंट देना होगा? तो भाई पहला जो आपका कितना 250 से 260 हो गया था, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 260, तो 2,91,200 चौथे साल के लिए, 5वें साल के लिए और 6ठे साल के लिए. फिर बाकी के 2 सालों के लिए आपको कितना देना था? 3.5 लाख देना था. इसको भी आप सीपीआई से बदलोगे. 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 250 इंटू 260, 3,64,000, 3,64,000. नया रेट क्या है? नया रेट उसने आपको बताया था ना अभी. कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा 10%. और 1 जनवरी कितना है? 10%. ये लीज कमेंसमेंट का है. तो नया रेट 10% यूज करके आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखे और वैल्यू निकाली 13,18,000. अभी वैल्यू कितनी आ रही है ओरिजिनल लीज पेमेंट की? भाई 6 सालों तक 280 280 280 8% पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके आपने 1398 पे बुक करी होगी. 1398 पे लीज पेमेंट और इंटरेस्ट एट 8% निकाला होगा. तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 779,417. 779,417 आ रही होगी. आपको 1318 करनी है तो 538 से रीमेजर कर दिया ROU टू लीज लायबिलिटी. ROU टू लीज लायबिलिटी. ठीक. क्या और क्वेश्चन करें? हाँ जी, हम और क्वेश्चन भी करेंगे इसके. क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं. Lazy enter into a 10-year lease for 5,000 square meter of office space. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. तो उसने incremental borrowing rate लिया 6% पे at the beginning of year 7. 10 सालों की लीज थी तो 7, 8, 9, 10 4 साल बचे थे. Lazy and Leisure agreed to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 years. तो उन्होंने 4 साल से लीज को और बढ़ा दिया. याद रखना, बढ़ाया है. ठीक. तो अब 7वें साल की बिगिनिंग में 4 साल बचे हुए थे, 4 और जुड़ गए तो 8 साल हो गए. द एनुअल लीज पेमेंट आर अनचेंज. 1 लाख के 1 लाख ही हैं. लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 7. हाउ शुड द सेड नोटिफिकेशन शुड बी अकाउंटेड फॉर. ठीक है, तो उसने आपको नया रेट भी दे दिया. आओ जरा क्वेश्चन नंबर 72. तो ओल्ड रेट जो था आपका कितना था? 6% पे था. उसमें 5,000 स्क्वायर मीटर का स्पेस था. टर्म थी जिसकी 10 साल. नया एग्रीमेंट एंटर करा जहां जब रेट हो गया 7%. स्क्वायर मीटर में कोई बदलाव नहीं है. क्या टर्म में चेंज है? यस. टर्म क्या हो गई? 4 साल से बढ़ा दी गई. तो देखो मैंने टर्म कैसे लिखी है? 4+4.
तो क्या ये स्कोप का बढ़ना हुआ या घटना हुआ? ये तो बढ़ा दी ना टर्म, देयर इज नो रिडक्शन। तो क्या कोई रिडक्शन है? नो। तो क्या आपको रिडक्शन की कोई अकाउंटिंग करनी है? नो। सेकंड स्टेप क्या है? रीमेजर करो लीज लायबिलिटी को, किस पे? न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे? ओल्ड रेट कब यूज करोगे? आरजीवी में कोई चेंज आए? क्या आरजीवी में कोई चेंज आया? नहीं। क्या वेरिएबल लीज पेमेंट में कोई चेंज आया? नहीं। क्या कोई इन सब्सटेंस फिक्स में कोई चेंज आया? नहीं। तो न्यू ओल्ड रेट तो यूज ही नहीं होगा। क्या ये रेट यूज होगा? न्यू रेट। तो यानी कि जो नया लीज रेंटल है 8 सालों की बैलेंस टर्म है, 7% पे यूज करके रीमेजर कर दो चुपचाप से अपनी लीज लाइबिलिटी को। तो रिमेनिंग टर्म 8, एनुअल पेमेंट 1,00,000, 7%, इससे वैल्यू कितनी आएगी आपकी मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी की? 597,500। और आई होप अब आप लीज लाइबिलिटी का प्री मॉडिफाइड वैल्यू तो निकाल ही लोगे, उन दोनों का डिफरेंस आरओयू टू लीज लाइबिलिटी। क्या और क्वेश्चन करेंगे? यस, और क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 19 पे। Lazy enter into a 10-year lease for 2,000 square meter of office building. The annual lease payment are 1 lakh payable at the end of each year. The interest rate implicit in the lease cannot be readily determined. तो उसने क्या रेट यूज करा था? 6%। At the beginning of the year 6, तो 4 साल बचे हैं। लेजी एंड लेजर अमेंड टू, सॉरी 5 बचे हैं। लेजी एंड लेजर अमेंड द ओरिजिनल लीज टू, उन्होंने इंक्लूड कर दिया एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इन द सेम बिल्डिंग और रिड्यूस कर दी लीज टर्म फ्रॉम 10 ईयर टू 8 ईयर। The annual fixed payment for 3,500 square meter is 1.5 lakh payable at the end of each year from year 6 to 8। ठीक है। लेजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट कितना हो गया? 7% हो गया। तो कंसिडरेशन इंक्रीज इन स्कोप है 1500 स्क्वायर मीटर की, इज नॉट कमेंसरेट विद द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये चीज आपको पता होगी कि अगर ये कमेंसरेट होता है स्टैंडर्ड से तो हम उसको एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अभी अभी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पहले सवाल करना सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो ओल्ड एग्रीमेंट की टर्म कितनी है? 10 साल की है। स्पेस कितना ले रखा था? 2,000 स्क्वायर मीटर। लीज रेंटल कितने थे? 1,00,000 रुपए के, और 6% का क्या था आपका डिस्काउंट रेट। नया एग्रीमेंट क्या है? आपने लीज टर्म 2 से घटा दी, 10 से 2 कर दी, तो ये रिडक्शन हो गई आपकी। स्पेस आपने 1500 से बढ़ा दिया, 3500 कर दिया। लीज रेंटल आपने 1,00,000 से 1.5 कर दिया। तो सबसे पहला सवाल गोल्डन रूल का, इज देयर एनी रिडक्शन? यस देयर इज एन रिडक्शन। तो सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग करेंगे। आओ जी रिडक्शन की अकाउंटिंग करते हैं। उसने लीज टर्म गिरा दी, तो मुझे जरा बताओ 5 साल बचे हुए थे और उसने 2 सालों से लीज टर्म गिरा दी, तो सबसे पहले प्री मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी निकाल ले। हाँ जी सर, पहले प्लीज प्री मॉडिफाइड लीज लायबिलिटी निकाल लो। तो बताओ जरा, आपने लीज कितने की दिखाई होगी जब स्टार्टिंग करा होगा? 1,00,000 रुपए 10 सालों के लिए 6% पे। 1,00,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 ईयर और सॉरी 6% और 10 ईयर, तो वो कितने का आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 2 3 4 7 8 9 7.36, तो वो कितने का आ गया? 7,36,000। फिर इंटरेस्ट जोड़ा 6% पे, इंस्टॉलमेंट 1,00,000 की, क्लोजिंग। ऐसे 5th ईयर के एंड में लीज लाइबिलिटी कितने की आ गई? 4,21,090 रुपए की आपकी लीज लाइबिलिटी आ गई 5th ईयर के एंड में, यानी कि 6th ईयर के बिगिनिंग में। अब यहां पर आपने क्या करा? यहां पर आपने 2 साल से लीज को छोटा कर दिया। 5 साल की लीज बची थी, 2 साल से आपने लीज को छोटा कर दिया। तो आपके पास अब कितने साल बचे हैं? अब आपके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं लीज के। तो अगर लीज लाइबिलिटी में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज ना आता तो लीज लाइबिलिटी कितने की दिखती? 1,00,000 1,00,000 1,00,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 6% ओल्ड रेट। भाई अभी मैं कह रहा हूं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ना आता तो आपकी लीज लाइबिलिटी कितने की दिखती? 1,00,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6% कॉमा 3, तो वो कितना आ जाता? 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 1 2 3, ग्रैंड टोटल 2.673 इनटू 1,00,000, 2,67,300। अभी कितने की दिख रही है? 4,21 की। तो लीज लाइबिलिटी को कम कितने से करना है? -4,21,090, 1,53,790 से आपको लीज लाइबिलिटी को कम करना है। 700 का वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है।
1,53,090 से आपने लीज लायबिलिटी को कम कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने अभी कोई न्यू रेट फॉलो नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं तो बस ये डिराइव करना चाह रहा हूं कि मेरी 10 सालों की लीज थी, 5 साल बीत गए, 5 साल आते ही मैंने 2 साल की लीज का चेंज कर दिया, 2 साल से कम कर दिया, डिक्रीज इन स्कोप। तो जो मैंने कम करा उससे मेरी लाइबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आया, मैंने वो निकाला। तो मैंने कहा कि अगर आज के ही दिन मैं अपनी लीज लाइबिलिटी देखूं कि कितनी होनी चाहिए थी, तो वो कितनी होती है, अब मुझे 1,00,000 3 सालों के लिए ही पे करना है एट एन ओल्ड रेट। क्योंकि मैंने अभी कोई न्यू एग्रीमेंट की बात नहीं करी, मैंने रिडक्शन की बात करी है। अभी अभी हमने समझा रिडक्शन किस पे करोगे, ओल्ड रेट पे। तो 1,00,000 1,00,000 1,00,000 एट एन ओल्ड रेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई 267,300 की। अभी मेरी लाइबिलिटी आ रही थी 4,21,90 की, तो मैंने 1,53,90 से अपनी लाइबिलिटी को कम कर दिया। इतने रुपए का ही 7,36,000 का ही आपने क्या दिखाया होगा, अपना आरओयू दिखाया होगा। 5 सालों के बाद आरओयू की वैल्यू कितनी आ गई होगी, तो 10 सालों की अगर लाइफ है तो 7,36,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, बैलेंस भी तो 5 साल ही है, 736 डिवाइडेड बाय 2, 3,68,000 आरओयू आपका आ रहा होगा। ये आरओयू 5 सालों का आरओयू है, इसमें से 2 साल हटा दो। अब बताओ 3 सालों का आरओयू कितना होना चाहिए, 3,68,000, ये आरओयू 5 सालों का है, इंटू 3 सालों का होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 2,20,800 माइनस 3,68,000। तो आरओयू में कितना चेंज आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 147,200, वो राउंड ऑफ का फर्क आ रहा है, 147,200 का फर्क आएगा। तो इसका मतलब मैंने कहा कि जो मैंने रिडक्शन करी है 2 की, सबसे पहला स्टेप उसकी एंट्री। तो जब मैं उसकी एंट्री करता हूं तो मैंने कहा जो 2 साल की रिडक्शन हुई है उसमें मेरी लीज लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए थी, जो 3 साल बैलेंस बचे हैं, 1,00,000 की पेमेंट एट एन ओल्ड रेट मुझे करनी है। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू करूं तो आज के दिन मेरी लीज लायबिलिटी कितनी होती है और अभी कितनी है, उन दोनों का चेंज मैंने लीज लायबिलिटी को कम कर दिया। आरओयू कितना आ रहा था, 5 सालों के लिए आ रहा था, तो अब मेरे को सिर्फ 3 सालों के लिए चाहिए, तो मैंने 2 सालों का आरओयू भी कम कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस मेरा कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चला गया एज ए रिडक्शन, जो मैंने स्कोप छोड़ दिया, डिक्रीज इन स्कोप। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, रीमेजर करना होता है लीज लायबिलिटी को, या तो न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट सिर्फ 3 केसों में लगता है, आरजीवी में चेंज आए तो, वेरिएबल लीज पेमेंट में चेंज आए तो, इन सब्सटेंस में चेंज आए तो क्या आपके एग्रीमेंट में आरजीवी की वजह से कोई चेंज आया है, नो। क्या आपके एग्रीमेंट में वेरिएबल लीज पेमेंट की वजह से कोई चेंज आया है, नो। क्या आपके एग्रीमेंट में इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज पेमेंट की वजह से कोई चेंज आया है, नो। तो आप किस पे मेजर करोगे, न्यू रेट पे आप मेजर करके चलोगे। मुझे बताओ ये सब ये एंट्री करने के बाद आपकी लीज लायबिलिटी कितने की आ रही होगी, 4,21 से हटके अब आ रही होगी 267,300 की। आरओयू कितना आ रहा होगा, 2,20,000, यहाँ पे 30-40 रुपए का फर्क आ रहा है, राउंड ऑफ का 2,20,770 का आपका आरओयू आ रहा होगा। अब आप क्या करोगे, अपने लीज लायबिलिटी को रीमेजर करोगे एट न्यू रेट। न्यू रेट आपका कैसे निकलेगा, ये राजी, 1,50,000 का लीज रेंटल सिर्फ 3 सालों के लिए 7% पे। तो बताओ जी, 1,50,000 का लीज रेंटल इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% कॉमा 3, 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 2 3, 2.624 इंटू 1,50,000, वो आती है 3,93,600। अच्छा मैंने कर रखा है, सॉरी, 3,93,600 मेरी रीमेजर्ड लीज लायबिलिटी आती है आफ्टर स्टेप 1। मेरी लीज लायबिलिटी अभी आ कितने की रही है, 267,300, मुझे चाहिए कितने की, 3,93,600। तो एंट्री डाल दो लीज लायबिलिटी और ये एंट्री उल्टी हो रही है शायद, हाँ ये एंट्री उल्टी कर रखी है मैंने, ओ एंट्री होगी आरओयू अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी कितने से, 3,93,600 माइनस 267,300, 1,26,300, 1,26,300 से मैंने क्या कर दिया, अपनी लीज लायबिलिटी को बढ़ा दिया। तो अब मेरी लीज लायबिलिटी कितनी क्या की, 3,93,600। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, सबसे पहले चेक करो क्या कोई रिडक्शन हुई है। रिडक्शन कैसे हो सकती है, 2 ही केसों में आपको रिडक्शन देता है, टर्म के केस में और एरिया के केस में। भाई टर्म के केस में भी हमने देख लिया लीज लायबिलिटी कैसे निकालनी है, एरिया के केस में भी हमने देख लिया था, डिवाइड बाय ओल्ड स्क्वायर मीटर इनटू न्यू स्क्वायर मीटर या फिर चेंज स्क्वायर मीटर। टर्म के केस में आपको कैसे निकालनी है, जितनी बैलेंस टर्म है
उतनी लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू कितना बनेगा, तो वो आपकी रिवाइज लीज लाइबिलिटी आती है फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन। क्या और क्वेश्चन देखें? हाँ जी, हम एक क्वेश्चन और देख करके चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। Lazy enter into a 10-year lease for 5,000 square meter of office space. At the beginning of year 6, Lazy and Ledger agreed to amend the original lease for the remaining 5 years to reduce the lease payment from 1 लाख to 95,000। उसने लीज पेमेंट का रिडक्शन करवा दिया 1 लाख से 95,000। द IRR एट द कमेंसमेंट इज 6%, लेजी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 7%। एनुअल लीज पेमेंट जो है वो एंड के अंदर होती है। बताओ जी, ओल्ड एग्रीमेंट में लीज टर्म 10 है, लीज रेंटल 1 लाख है, रेट था 6% का। लीज टर्म अभी भी 10 है, लीज रेंटल 95,000 हो गया, और न्यू एग्रीमेंट न्यू रेट कितना हो गया? 7%। क्या कोई रिडक्शन स्कोप में हुआ है एरिया टर्म में? नहीं जी, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है। तो आपको रीमेजर करना होता है लीज लाइबिलिटी को न्यू रेट पे या फिर ओल्ड रेट पे। ओल्ड रेट पे कब? क्या कोई आरजीवी में चेंज आने की वजह से लीज रेंटल कम हुआ है? नहीं। क्या कोई वेरिएबल लीज रेंटल में चेंज आने की वजह से कम हुआ है? नहीं। क्या कोई इसकी वजह से, इन सब्सटेंस की वजह से चेंज हुआ है लीज रेंटल में? नहीं। तो ओल्ड रेट यूज नहीं होगा, क्या रेट यूज होगा? न्यू रेट। तो आओ जी, तो आपको 5 कब कब उसने चेंज करा था? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। तो 5 सालों के लिए 95,000 एट न्यू रेट, 7% इज योर न्यू रेट। तो 7% इज योर न्यू रेट। आई होप आपको मॉडिफिकेशन का रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दिस इज हाउ यू चूज, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ओल्ड रेट और न्यू रेट कैसे कंसिडर करना है। अब क्योंकि जमाना बदल गया है और एमसीक्यू आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पूरे मॉडिफिकेशन के ज्ञान के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं। क्योंकि कल को उसने आपको ऑप्शन देके पूछ लिया, बताओ ये रीमेजरमेंट है या मॉडिफिकेशन, फिर क्या करोगे? फिर थोड़ा ना ये गोल्डन रूल काम आएगा। तो ये गोल्डन रूल तो आपको सवाल करने के काम आएगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू। तो कभी भी अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन बदल जाए तो वो मॉडिफिकेशन है, अदरवाइज वो मॉडिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है, इज देयर एनी चेंज इन द ओरिजिनल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लीज? यस, देन देयर इज अ मॉडिफिकेशन। नो, देन देयर इज अ रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट आप करते हो लीज लाइबिलिटी का, आप यूज करते हो रिवाइज रेट अगर एक्सटेंशन, टर्मिनेशन, परचेज होता है अंडर द ओरिजिनल लीज। अदरवाइज आप यूज करते हो ओरिजिनल रेट, एक्सचेंज रेट इन आरजीबी, वीएलपी। इन सब्सटेंस के केस में आप क्या यूज करते हो? ओरिजिनल रेट। अगर एक्सटेंशन, टर्मिनेशन, परचेज और चेंज इन आरवी और वीएलपी इन सब्सटेंस दोनों हैं, तो आप रिवाइज रेट का यूज करते हो, जिसको हम न्यू रेट बोल रहे थे। अगर ओरिजिनल टर्म के अंदर चेंज आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफिकेशन है तो चेक करो क्या डिक्रीज इन स्कोप है, तो आप एंट्री करते हो लीज लाइबिलिटी टू आरओयू। अगर डिक्रीज एरिया की तरफ से हुआ है तो ओल्ड लीज लाइबिलिटी और आरओयू डिवाइडेड बाय ओल्ड एरिया, हमने लिया था ना 6,000, इनटू डिक्रीज इन एरिया 3,000। अगर टर्म की वजह से हुआ है तो आरओयू कैसे निकालते हो? आरओयू इनटू रिवाइज रिड्यूस टर्म डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टर्म। लीज लाइबिलिटी कैसे निकालते हो? लीज लाइबिलिटी एट ओरिजिनल आईआरआर फॉर बैलेंस टर्म, हमने निकाला था ना 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद आप रीमेजर कर देते हो एट न्यू रेट। अगर इंक्रीज इन स्कोप है, कोई उसने एडिशनल स्क्वायर फीट एरिया लिया, जैसे हमारे में 1500 लिया था, और वो अकाउंट फॉर हो रहा है एज ए सेपरेट लीज। सेपरेट लीज कब अकाउंट फॉर होता है? जब इंक्रीज हो और कंसिडरेशन कमेंसरेट करे विद स्टैंड अलोन प्राइस, तो कंसीडर इट एज अ न्यू लीज। फिर आपको पुरानी लीज में कुछ भी नहीं करना। फिर जो भी उसने एडिशनल पेमेंट करी है, लेट से वो अगर वो कर देता कि यहाँ पर कमेंसरेट है 1500 स्क्वायर मीटर में, तो जो एडिशनल पेमेंट है 50,000 रुपए, हम मान लेते कि भाई, या फिर वो कोई इंफॉर्मेशन देता, तो उससे आप नया आरओयू और नई लीज लाइबिलिटी क्रिएट करते थे। और अगर ऐसा नहीं है, सेपरेट लीज नहीं है, तो आपको रीमेजर करना होता है एट रिवाइज रेट। ये चार्ट आपको एमसीक्यू के लिए गिवन है। आपको इसकी, आपको हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना। फॉर क्वेश्चंस आपको सीधा क्या यूज करना है? गोल्डन रूल यूज करने हैं, जिससे हमने प्रैक्टिस करी। जैसे ही सवाल दिखे, स्टेप 1, क्या कोई रिडक्शन है? रिडक्शन है तो उसे अकाउंट फॉर करो। ओल्ड रेट का इस्तेमाल करते हुए न्यू रेट कहीं दूर दूर तक नहीं आएगा रिडक्शन में। फिर उसके बाद अपनी रीमेजर कर दो लीज लाइबिलिटी को, अब नए रेट पे करे या ओल्ड रेट पे करे। ओल्ड रेट सिर्फ तब यूज करना अगर चेंज आ रहा है आपके एग्रीमेंट में ड्यू टू आरजीवी, या फिर ड्यू टू वेरिएबल लीज पेमेंट, या फिर ड्यू टू इन सब्सटेंस फिक्स लीज पेमेंट। अगर इन तीनों के अलावा किसी और चीज की वजह से चेंज आ रहा है, जैसे एक्सटेंशन, टर्मिनेशन, परचेज या चेंज इन टर्म, तो ऑलवेज टेक द न्यू रेट।
अगर दोनों ही आ गए, आरजीबी में भी चेंज आ गया और टर्म में भी चेंज आ गया, तो न्यू रेट विल प्रिवेल। क्या वो वाली वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी आएंगे जो सीपीआई और इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं है। उनमें अगर कोई चेंज आएगा तो आपको कुछ नहीं करना। पहले 1 लाख पीएनएल में गया था, आज 20 लाख जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज आ रहा है तो हम उस हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। देन देयर इज नो मॉडिफिकेशन एट ऑल। ये चार्ट आपको काम आएगा एमसीक्यू में। हो सकता है ना भाई वो आपको कह दे कि ओरिजिनल टर्म में चेंज नहीं आया, बताओ रीमेजरमेंट है या मॉडिफिकेशन है, या रीमेजरमेंट हो रहा है, बताओ नया रेट यूज होगा या फिर ओरिजिनल रेट यूज होगा। तो एक्सटेंशन टर्मिनेशन परचेज में नया रेट, बाकी केस में ओल्ड रेट। तो इसलिए मैंने ये चार्ट बना के रखा है ताकि एमसीक्यू भी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाए। वैसे मैंने ना ये चीज यहाँ पर भी लिख रखी है जो हमने छोड़ दी थी, देखो कंसिडरेशन के टाइम में कि whenever there is a change in lease liability will be remeasured at original discount rate when there is a change in तीनों की वजह से, वेरिएबल लीज पेमेंट, इन सब्सटेंस और आरवीजी तो आपको ओरिजिनल रेट, इन दोनों की वजह से रिवाइज डिस्काउंट रेट, और जर्नल एंट्री आपको ये करनी है लीज लाइबिलिटी टू आरवीजी। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लीज मॉडिफिकेशन ऑफ लेजर। लेजर कैसे करके चलेगा, अगर वो सेपरेट लीज अकाउंट फॉर हो रही है जिसकी कंडीशन सेम है तो वो लेजर अकाउंटिंग मॉडल लगा के चलेगा एज नॉर्मली। और अगर वो सेपरेट लीज मेजर नहीं हो रही तो आपको देखना है कि अगर यही मॉडिफिकेशन इंसेप्शन पे होती तो आप लीज को कैसे क्लासिफाई करते, तो आप क्लासिफाई करते अगर एज फाइनेंस लीज तो वो इंड एस 109 चेंज इन मॉडिफिकेशन इन फाइनेंशियल एसेट, डी रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल एसेट के जो कंडीशंस हैं, जो अकाउंटिंग है उसको अप्लाई करके आपको अपनी अकाउंटिंग करनी होगी। और अगर वो क्लासिफाई होती है एज ऑपरेटिंग लीज तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एसेट को डेबिट कर दोगे टू लीज रिसीवेबल, किस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे भी लीज रिसीवेबल आ रहे होंगे, और आप अपनी एज यूजुअल अपनी रेंटल इनकम फिर बुक करना शुरू हो जाओगे। तो अगर मॉडिफिकेशन हुआ, फाइनेंस लीज आपने रिकॉग्नाइज कर रखी थी इनिशियली, आज मॉडिफिकेशन हो गया, तो चेक करो कि क्या मॉडिफिकेशन सेपरेट लीज है। अगर सेपरेट लीज है तो फिर काम ही खत्म हो गया। अगर वो सेपरेट लीज नहीं आ रही इन केस, तो आपको देखना है कि अगर ये मॉडिफिकेशन बिगिनिंग में होती तो क्या तब भी ये फाइनेंस लीज होती, हाँ जी ये तब भी फाइनेंस लीज होती। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ चेंज इन फाइनेंशियल एसेट। एक्चुअली में लीज रिसीवेबल क्या होते हैं, आपके फाइनेंशियल एसेट। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, आपके फाइनेंशियल एसेट में चेंज आया है। तो जाके इंडेक्स 109 से पूछो वो क्या कहता है, तो डी रिकॉग्निशन की गाइडेंस यहाँ पे लगा देना। अगर वहां पे ये, अगर आप इस मॉडिफिकेशन को इनिशियली लगाते और ये ऑपरेटिंग लीज हो जाती तो ये 116 का केस है। तो 116 कहता है कि फिर आप अपनी एसेट को वापस से दिखाओ। याद है ना आपको, आपने क्या अकाउंटिंग करी थी, ये रहा, आपने एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दी थी। तो कहता है कि अब क्योंकि चेंज आ गया तो ये वाली अकाउंटिंग तो लग नहीं सकती, तो इसी एंट्री को रिवर्सल पास कर दो किस वैल्यू पे, जिस भी वैल्यू पे आपके लीज रिसीवेबल आ रहे हैं उस वैल्यू पे। तो कोई गेन लॉस तो नहीं आएगा, आपकी एसेट दिखने लग जाएगी। अगर ऑपरेटिंग लीज में चेंज आ गया तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना, जैसे ही चेंज आया आगे के रेंटर बदल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी